किस्सा गोई विभू ओम के साथ ये एपिसोड एक काल्पनिक रचना है। इसमें वर्णित नाम, पात्र, स्थान और घटना या तो लेखक की कल्पना की उपज है, ये उनका काल्पनिक रूप से उपयोग किया गया है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कुछ देर के लिए बाहर के शोर को रिख हो जाने दीजिए और हमारे साथ चलिए किस्सा गोई के इस अद्भुत संसार में। ये कहानियां आपका ही इंतजार कर रही थीं। आइए एक निराले सफर पर चलते हैं, विभू ओम की कहानी बोलती दीवार के भाग 4 के साथ। खैर, मैंने उस शैतान से जी सर कहकर छुट्टी पा ली। गनीमत थी कि जब मैंने इनबॉक्स में आज की शेड्यूल टास्क देखी तो प्रेजेंटेशन का मेंशन था और साथ ही क्लाउड ड्राइव में पिच का रफ ड्राफ्ट पड़ा दिखा। पर रफ ड्राफ्ट को दोपहर तक फाइनल पिच में बदलना लगभग इम्पॉसिबल ही था। और तभी बॉस का ईमेल स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, पिच पोस्टपोन्ड फॉर डे आफ्टर टुमारो। मेरी जान में जान आई। पर क्या सच में? रात को जब मैं अपने बॉक्सर के साथ बैठी थी तो फिर से शैतान बॉस का ईमेल आया जिसमें लिखा था कि कंपनी के प्रोजेक्ट में मेरे वाले पार्ट में एग्जीक्यूशन एरर आ गया है। पिच के पहले इसकी सक्सेसफुल डेमो रन होना जरूरी थी, नहीं तो एक बड़ा रेवेन्यू लॉस तय था। वो काफी गुस्से में था और आज पहली बार वो ठीक था। ईमेल में नीचे साइन ऑफ से पहले उसने साफ शब्दों में लिखा, अगर परसों तक ये ठीक नहीं होता है तो मेरा रेजिग्नेशन उसे अपने हाथ में चाहिए या वही मुझे पिंक स्लिप दे देगा। मैंने कांपते हाथों से प्रोजेक्ट खोला। जैसे ही मैंने उस खराब कोड को देखा, मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। एक भूली हुई धुंधली सी याद, ये गलती मैंने इसे पहले भी देखा है। और तब मुझे एहसास हुआ कि ये शायद मेरी कल की भेंट से संबंधित है। डायरी में मैंने बॉस की जिस डांट के बारे में लिखा था उसमें वो फीडबैक मीटिंग भी शामिल थी जिसमें प्रोजेक्ट कोड के टिकट्स के बारे में भी डिस्कशन होना था। अपमान की याद मिटाने के चक्कर में मैंने उस गलती की याद और उसे ठीक करने के तरीके को भी मिटा दिया था। मैं जहां थी वहीं लड़खड़ा कर गिर गई। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं कैसे कर सकती हूँ? जिसे मैं नियंत्रण समझ रही थी वहीं से मेरी कब्र खुद रही थी। उस शाम ऑफिस से निकलते ही मैं सीधे दीवार की ओर चल पड़ी। जैसे ही सामने का नज़ारा देखा, भागी भागी दीवार के पास चली आई। दीवार पर कई सारी पतली दरारें उभर आई थी। अब मुझे डॉक्टर मेहरा के उस पुराने रिसर्च पेपर की एक लाइन बिजली की तरह कौंधी, जिसे मैंने आईपीओ की रेड हेयर शर्तों की तरह अनदेखा कर दिया था। किसी भी हस्तक्षेप का परिणाम अप्रत्याशित और विनाशकारी हो सकता है। ओह नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? इस गलती के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार थी। अमर तो शुरू से हिचक रहा था, तभी मुझे उसकी आवाज आई। निशा, तुम हो क्या? मैं बिना कुछ बोले घर चली आई। सब तो बर्बाद ही कर दिया था, अब कहने को बचा क्या था? अगली सुबह बड़ी हिम्मत करके फिर से दीवार पर गई। मैं जानता हूँ। ये जानता हूँ ठीक वैसा ही था जैसा उसने हमारी पहली मुलाकात में कहा था। और फिर मैं फपक फपक कर रोते हुए बस यही दोहराती जा रही थी, सब खत्म हो गया अमर, सब खत्म हो गया। निशा, मैंने एक तरीका ढूंढा है, एक पैटर्न। शायद हम यादों को इस तरह पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं कि उनका नुकसान ना हो। यह खतरनाक है मेरे लिए भी, पर हमें कोशिश करनी होगी। दीवार के नीचे दोनों हाथ सटाकर मैं खड़ी थी और अमर की शांत आवाज मेरे अंदर उतरती जा रही थी। जाने किस भाषा में वो लगातार कुछ जपते जा रहा था। तभी के एक शशाक स्वर कानों में पड़ा। वो मेरी चेतना से जुड़ने की इजाजत मांग रहा था और साथ ही अगर मैं हाँ करती हूँ तो पीछे नहीं हट सकती, अन्यथा वो हमेशा के लिए अधर में फंस कर रह जाएगा। उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया था, ये भी नहीं कि ये प्रक्रिया अब तक सिर्फ किताबों में ही पढ़ी थी। इसके निश्चित प्रभाव के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल था, पर इसके सिवा चारा ही किया था। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। मेरा इतना कहते ही उसकी आवाज़ अब मेरे कानों में नहीं बल्कि सिर में सुनाई दे रही थी, ठीक वैसे ही जैसे हमारा मन हमसे बात करता है। उसने उसी मधुर और शांत स्वर में मुझे आंख बंद करके गहरी नदी को विजुलाइज करने को कहा।
कुछ ही क्षणों में एक हल्के झटके के साथ मैं वहां थी। वैसी जगह तो मैंने जीवन में पहले कभी भी नहीं देखी थी। मैं एक सुनहरे पत्थरों से भरी नदी के पास खड़ी थी। तभी पीछे से आवाज आई, मैं इधर हूं निशा, मैं अमर, जल्दी इधर आओ। वो मुझे पास में स्थित एक बेहद खूबसूरत बगीचे की ओर ले चला, जहां भांति भांति के इतने फूल थे कि जैसे आप फूलों की घाटी में आ खड़े हो। बीच में एक पारे सी आभा लिए शांत झरना बह रहा था। अमर की छाया मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। निशा, ये तुम्हारी यादों का बागीचा है। जितने सुंदर फूल हैं वो तुम्हारे खुशनुमा पल हैं, पर देखो वहाँ वो जो कांटेदार खरपतवार हैं वो तुम्हारी बुरी यादें हैं जो तुम्हारी ऊर्जा खींच रही हैं। अगर तुम इन्हें अलग कर दो तो जो दबी हुई यादें हैं वो भी बाहर आ जाएंगी। पर मेरी खोई हुई यादों का क्या होगा? और आगे हम जब मिलेंगे तब यादों को खोने से कैसे रोकेंगे? निशा, तुम्हारी खोई हुई यादें वापस मिल सकती हैं अगर तुम इन खरपतवार को सुलझा लो। पर यह हमारी आखिरी मुलाकात है, अब हम मिल नहीं पाएंगे। ये दीवार अब खत्म होने की कगार पर है निशा। अगर जल्द ही इसकी मरम्मत नहीं की गई तो ये हमेशा के लिए अधर में खो जाएगी। पर सावधान रहना, इनकी जड़ें बहुत गहरी और उलझी हुई हैं। फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना इन्हें निकाल फेंकना बहुत मुश्किल है। अब मेरा प्रयास शुरू हुआ, पर यह उतना आसान नहीं था जितना दिखता था, क्योंकि जैसे ही मैं एक कांटेदार खरपतवार को पकड़कर खींचती, पास का एक मुस्कुराता हुआ फूल मुरझाने लगता। पर मैंने बहुत सावधानी से आखिर एक दो कांटेदार बेलों को सफलतापूर्वक सुलझाकर अलग कर लिया। एक पल को लगा ये रणनीति काम कर जाएगी, पर जैसे ही मैंने उसे उठाकर फूलों से अलग किया, आसमान काला पड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर से भयंकर तूफान उठा हो। जमीन कांपने लगी और सारे फूलों की चमक कुछ कम हो गई। इससे ये तो स्पष्ट समझ में आया कि इस दुनिया की सारी चीजें एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। अमर ने उंगली से सामने इशारा किया। वो दीवार इधर भी थी और उसकी स्थिति सुधरने की जगह और बिगड़ती जा रही थी। उस पर पड़ी दरारें मखड़े के जाले सी फैलती जा रही थी। कुछ ही क्षणों में वो और गहरी होने लगी। पास में ही अमर की परछाई से कराहने की आवाज़ आने लगी। वो कुछ कह नहीं रहा था, पर मुझे समझ आ रहा था कि उसका अस्तित्व ही दीवार से जुड़ा हुआ था। इसके साथ वो भी ख़त्म हो जाएगा, और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती थी। 10 साल पहले भी मैंने अपना प्यार खोया था, पर इस बार नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अमर से इसका उपाय पूछने पर वो केवल मुस्कुरा दिया। इतने दर्द के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। अब जो भी करना था मुझे ही करना था, वो भी जल्दी। स्थिति बद से बदतर होती ही जा रही थी। इस सब का मूल क्या है? एक प्रश्न आंखों के सामने तैरने लगा। मैंने ही तो दीवार का विधान तोड़ा था, उसके साथ बेईमानी की थी और उसका खामियाजा भरने से बचने की कोशिश कर रही थी। मैं भूल गई थी कि हर चीज़ की कीमत तो चुकानी ही होती है। उसे या तो मैं चुकाऊं या मेरा कोई अपना, बस यही चॉइस थी। तभी अमर की एक बात याद आई। शुरुआत में ही उसने बताया था कि उसकी दुनिया में बस खुशी के पलों की ही कीमत है। हमारी भावनाएं ही मुद्रा है और जीवन का स्रोत है। क्यों ना मैं इस बगीचे को अपना सबसे कीमती फूल भेंट कर दूं? भागते हुए मैं कुछ दूर स्थित एक छोटे से तालाब के पास गई। वहां बीच में सोने का एक बड़ा सा कमल खिला हुआ था। मन कह रहा था यही है, यही वही याद थी जिसे मैंने 10 साल से सबसे नीचे दबाकर छुपा कर रखा था। इसमें उस लड़के का चेहरा था जिसे मैं चाहती थी और जिसे मैंने खो दिया था अपनी दीदी के लिए। इससे जुड़ी सारी यादें इसी कमल में कैद थीं। वो खूबसूरत बारिश की शाम, खुशियों के पल जिन्हें मैं किसी से बांटना नहीं चाहती थी, जो मुझे आज भी सबसे प्रिय थे, उन्हें मैंने आखिरी बार महसूस किया।
मैं ये तुम्हें देती हूँ अमर, हमेशा के लिए। ये कहकर उसे बगीचे के केंद्र में रख दिया। उस पल दुनिया ठहर सी गई, नजरों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ क्षणों में आंखें खुली तो दीवार में संगीत सा गूंज रहा था। दरारें सोने के पानी से भरती जा रही थीं। अमर की आवाज भी अपनी उसी मधुरता और शांति में लौट आई थी। उसने निशा कहा, पर मैं बस अलविदा ही कह पाई। मैं खाली थी, लेकिन अजीब तरह से हल्की भी। और फिर मैं उस गली से दूर चली गई। मैं नहीं जानती थी कि ये आज़ादी थी या बस मेरे बदले हुए वजूद का खालीपन। छह महीने सुनने में तो एक लंबा अरसा लगता है, पर सच कहूं तो जिंदगी के भागदौड़ में ये कब बीत गए पता ही नहीं चला। मैंने मान लिया था कि अमर और दीवार दोनों ही अब मेरे अतीत का एक बंद अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसे शायद मैंने ही लिखा और मैंने ही खत्म कर दिया। और इस स्वीकृति के साथ मन में एक अजीब सी शांति आ गई थी। जीवन से शिकायतें जैसे भाप बनकर उड़ गई थीं। आज सुबह की कॉफी भी उतनी कड़वी नहीं लगी और खिड़की से आता शहर का शोर भी किसी पुराने दोस्त की तरह लग रहा था। शायद यही आज़ादी है। मैंने अपना मोबाइल उठाया। उंगलियां अपने आप गैलरी में उस तस्वीर तक पहुंच गईं। दीदी और प्रियंक मुस्कुरा रहे थे। मैंने भी तस्वीर को देख के मुस्कुरा दिया। अब कोई चुभन नहीं थी, कोई कसक नहीं, बस एक गहरी सच्ची खुशी थी कि वे दोनों साथ हैं। अतीत अब सिर्फ एक कहानी थी जिसका बोझ अब मैं नहीं ढो रही थी। मैंने वापस अपनी किताब उठा ली। उसके पन्नों की महक में बस खोने ही वाली थी कि तभी एक आवाज़ आई। सॉरी, क्या ये सीट खाली है? एक पल को तो मैंने अपनी आदत के अनुसार बिना ऊपर देखे ही हाँ में सिर हिलाना चाहा, पर उस आवाज़ ने मेरे अंदर कुछ छेड़ दिया। एक हल्की सी जानी पहचानी लहर उठी, वही सुनहरा एहसास। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हिम्मत नहीं हो रही थी कि नजरें उठाऊं। क्या होगा अगर ये सिर्फ मेरा वहम हो? पर जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। मैंने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं और सीधे उसकी आंखों में देखा। उनमें वही गहराई थी, वही ठहराव था, पर कैसे? मेरी सांसें जहां थी वहीं थम गई। वो बस मुस्कुरा रहा था। और इसी मोड़ पर किस्सा गोई का हमारा आज का सफर समाप्त होता है। आप सुन रहे थे विभु ओम की कहानी बोलती दीवार का आखिरी भाग। आशा है ये सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि एक एहसास बन के आपके साथ रहेगी। किस्सा गोई का सफर ऐसे ही जारी रहेगा। अगली बार विभु ओम लेकर आएंगे एक नई दास्तां, एक ऐसे लेखक की कहानी जो अपनी ही हवेली में कैद हो जाता है। अगर आप ऐसे ही और कहानियों का आनंद लेना चाहते हैं तो विपुल ओम की किताब बोलती दीवार और 9 अद्भुत कहानियां आपकी ही बात जो रही है, ये ई बुक और प्रिंट में ऑनलाइन उपलब्ध है। और हाँ, इस मजेदार सफर में हमारे हम सफर बने रहिएगा। किस्सा गोई विभु ओम के साथ को अपने पसंदीदा पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर फॉलो और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।